इंडिया में ऐसा कौन सा घर होगा जहां रिलायंस ग्रुप के प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल होते। चाहे बात हो किचन के छोटे सामान की या घर के फर्नीचर की, हर जगह रिलायंस के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये विजन देखा था धीरूभाई अंबानी ने और आज हर किसी के पास फ्री वीडियो कॉल्स, फोन कॉल्स, वाईफाई जैसी कई सारी सुविधाएं आसानी से ये उपलब्ध करवा पाते हैं। जी हाँ, ये है रिलायंस ग्रुप। आइए जानते हैं इनके रॉ से रॉकस्टार बनने की कहानी, जिसकी शुरुआत धीरूभाई अंबानी से हुई थी। धीरूभाई का जन्म गुजरात के एक गांव चोरवाड़ में होता है, जहां उनके पिता स्कूल टीचर और माँ एक हाउसवाइफ थी। परिवार की इनकम इतनी कम थी कि घर खर्च भी मुश्किल से चलता था। धीरूभाई एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी थी। अपने पिता की खराब तबीयत देखकर वो खुद फल और पकोड़े बेचने लगते हैं ताकि घर चल सके, और देखते ही देखते इनके परिवार की कंडीशंस और बिगड़ जाती हैं। अब इनके पास विदेश जाकर काम करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, क्योंकि इनके बड़े भाई, जिनका नाम राम नाइक था, वो यमन के एक येडन पोर्ट के पास छोटा मोटा काम करते थे। तो 17 साल की एज में धीरूभाई येडन चले गए। उन्होंने 300 रुपए प्रति माह पर पेट्रोल पंप में काम करना शुरू कर दिया और बाद में वहाँ एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की जॉब करने लगे। धीरूभाई को वहाँ काम करने में मजा आ रहा था, क्योंकि उन्हें कई बिजनेस के बारे में जानने को मिलता था। आप इनके सीखने के जुनून का इस बात से पता लगा सकते हैं कि ये काम को सीखने के लिए इतने इच्छुक थे कि अपने कैंटीन में मिलने वाली 25 पैसे की चाय न पीकर बगल के रेस्टोरेंट में जाकर 1 रुपए देकर चाय पीते थे, ताकि वहाँ पर आने वाले लोगों की बातें सुनकर कुछ सीख सके और इन्हें उस बात का फायदा भी मिला। धीरूभाई को उस कंपनी में मैनेजर बना दिया गया। अब खाली समय वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते थे। धीरूभाई को कमोडिटी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट आने लगा और वो उसके बारे में सीखना चाहते थे। इसलिए पास ही उन्होंने एक गुजराती ट्रेडिंग कंपनी ज्वाइन की और ऑफिस से निकलने के बाद वे उस ट्रेडिंग कंपनी में जाते और फ्री में काम करते और सीखते। यानी जिस काम के लिए लोग पैसे लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए ये फ्री में किया करते थे। अब तक इनको पूरे मार्केट का अच्छा नॉलेज हो गया था। अब जरूरत थी तो पैसों की, जिससे ट्रेडिंग की शुरुआत की जा सके। फिर क्या था, वो कुछ इन्वेस्टर्स से मिलते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज उन्हें दिया जाएगा और अगर लॉस हुआ तो वो पूरा पैसा वापस कर देंगे। इसी भरोसे पर इन्वेस्टर्स उन्हें पैसे दे देते हैं और धीरूभाई उन पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वो पैसा कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे और उन्होंने देखा कि यमन गवर्नमेंट कॉइन्स की डुप्लीकेट पायरेसी रोकने के लिए अब चांदी के सिक्के बना रही है। धीरूभाई को पता था कि इन सिक्कों से ज्यादा वैल्यू इस चांदी की है और इन सिक्कों को ब्रिटिश मार्केट में बेचा जा सकता है। तो उन्होंने सिक्कों को पिघलाकर ब्रिटिश मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब तक यमन गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि उनका ये डिसीजन तो फेल हो रहा है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तब तक धीरूभाई अच्छे खासे पैसे बना चुके थे। और यमन गवर्नमेंट के कॉइन बैन करते ही धीरूभाई इंडिया वापस आ गए और अपने कजिन भाई चंपक लाल के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत कर दी, जहाँ ये मसाले और पॉलीस्टर बेचते थे। देखते देखते इनका मार्केट में अच्छा नाम होने लगा, लेकिन चंपक लाल के साथ इनके रिश्ते टूटने लगे थे, क्योंकि इनको भूख थी बिजनेस की जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है और ये रिस्क चंपक लाल नहीं लेना चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और अब धीरूभाई अकेले चलने का सफर शुरू करते हैं। पॉलीस्टर का काम करते करते ये लेंडर से पैसे उठाते हैं और उन्हें अच्छे प्रॉफिट देते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते इन्हें बॉम्बे यार्ड मर्चेंट एसोसिएशन का हेड बना दिया जाता है, जहां कुछ दिन तक काम करने के बाद ये पता चलता है कि धीरूभाई का दिमाग तो कुछ और ही चाहता है। वो अब खुद टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर बनना चाहते थे। फिर क्या था, इन्होंने फिर से पैसे इकट्ठे किए और मुंबई में टेक्सटाइल का काम शुरू किया और ब्रांड का नाम रखा विमल। ये रिलायंस ग्रुप का पहला ब्रांड था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब रिटेलर्स इनके कपड़े लेने से मना करने लगे। फिर क्या था, धीरूभाई खुद अपनी गाड़ी में कपड़े रख के रिटेलर्स के पास जाने लगे और कहने लगे कि पैसे अभी मत दो, जब कपड़े बिक जाएंगे तब दे देना। ऐसी स्कीम आज तक रिटेलर्स को किसी ने नहीं दी थी और रिटेलर्स ने इनके कपड़े लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विमल इंडस्ट्री में मोनोपोली बना लेता है अपनी टैगलाइन ओनली विमल के साथ। अब क्योंकि बिजनेस की भूख इतनी थी, जहां मौका दिखता वहां ये बिजनेस करने लग जाते, इसलिए इनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होने लगा। और अब धीरूभाई ने अपने बेटों को इंडिया बुला लिया, जो MBA की पढ़ाई कर रहे थे। फिर ऐसी कोई इंडस्ट्री शायद ही बची हो जिसमें इनका बिजनेस ना हो या इनका इन्वेस्टमेंट ना हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो,
गैस हो, केमिकल्स हो, मीडिया हो, हॉस्पिटल्स हो, फार्मेसी हो, FMCG, एजुकेशन, टेलीकॉम, कोई भी इंडस्ट्री, हर जगह रिलायंस ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। रिलायंस मीडिया इंडस्ट्रीज में आया, जैसे नेटवर्क 18, टीवी 18, ETV, ऑल रीजनल चैनल्स, वाइकम 18, रिलायंस एंटरटेनमेंट्स जैसे कई चैनल्स के साथ, और हाथवे ब्रॉडबैंड, जियो सावन और जियो टीवी के साथ तो मानो रिलायंस ने मार्केट में धूम ही मचा दी। रिलायंस अपने ई-कॉमर्स और रिटेल स्टोर्स के साथ जनता तक, घर घर तक पहुंचा, जिसमें आजियो, नेटमेड्स, जस्ट डायल, जियो मार्ट, हैमलेज, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस डिजिटल शामिल है। और टेलीकॉम में रिलायंस के जियो 4G और जियो फाइबर ने मार्केट के सभी कॉम्पिटिटर्स को खूब धूल चटाई। रिलायंस का गोल ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। फिर प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। जैसे आपको तो याद ही है जियो सिम कार्ड की स्ट्रैटेजी, सबको फ्री में सिम कार्ड बांट दिया, वो भी 3 महीने इंटरनेट फ्री, जिससे लोगों ने इनकी सर्विस लेना शुरू कर दिया। और आज देखिए हर दूसरे फोन में जियो का सिम कार्ड है। इसे कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। रिलायंस ग्रुप नो डाउट एक मार्केटिंग और बिजनेस जीनियस है। शायद यही कारण है कि आज रिलायंस लीडिंग इंडस्ट्रीज में से एक है, या शायद एकमात्र है। आप रिलायंस के किस किस प्रोडक्ट का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। धन्यवाद।